उन्होंने यूट्यूब में ये वीडियो डाला, तो उन्हें या उनके वकीलों को ये साबित करना होगा कि वास्तव में इस वीडियो का सोर्स क्या है। अधिकतम जो सजा हो सकती है, जो FIR मैंने देखी है उसके हिसाब से 7 वर्ष तक की सजा हो सकती है। ज़्यादातर जो धाराएं हैं लगाई गई उनके ऊपर वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की हैं। माननीय नीतीश कुमार जी इस तरह कुछ कर रहे हैं जिससे वो जनाधार बढ़ाना चाहते हैं बिहार में। तो बिहार के लोगों को शर्तिया ये पूछना चाहिए कि आखिरकार बिहार में परिस्थितियां ऐसी क्यों हैं अब तक कि बिहार के लोग पलायन करते हैं। यूट्यूबर मनीष कश्यप की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है। बीते दिनों उसने आत्मसमर्पण कर दिया। कैसे क्या हुआ ये बातें आपको पता होगी, मैं उस पर फिलहाल अभी नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं ये जानने और समझने आ चुका हूँ वकील साहब के पास कि अब क्या होगा, आगे की प्रोसीडिंग क्या होगी। क्या उसे बेल मिलेगा या वो जेल में रहेंगे, उनका जो अकाउंट फ्रीज हुआ है अब उसका क्या होगा। ये तमाम सवाल जो है मेरे मन में कौंध रही है और शायद आपके मन में भी कौंध रही होगी, क्योंकि ये अब कह सकते हैं कि ये विषय है, ये पूरे देश का विषय कहीं ना कहीं बनता हुआ जा रहा है और लगातार इसमें मीडिया कवरेज भी देखने को मिल रही है। हमारे साथ पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार जी हैं। अजीत जी, पहले तो स्वागत है आपका लोकमंच में। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सवाल ये है कि ये जो मनीष कश्यप यूट्यूबर है, ये कहानी अब सबको पता होगी, चूंकि नेशनल मीडिया से लेकर सब लोग ये खबरें चला रहे हैं। अब क्या होगा, आगे की प्रोसीडिंग क्या करती है, कानून क्या कहता है? देखिए, मनीष कश्यप जी के ऊपर जो FIR हुए हैं उनकी संख्या जैसे कि जानकारी मिल रही है लगभग 6-7 है। उनके ऊपर IPC की धारा 153, 153A, 153B, 505A और B, 468 ये सभी धाराएं लगाई गई हैं। और अगर आम तौर पे कहा जाए तो ऐसा लगता होगा लोगों को कि कोई बहुत बड़ा ये आरोप नहीं है या बहुत बड़ा कोई ऑफेंस उन्होंने कमिट नहीं कर दिया जिसके लिए ये सब कुछ हो रहा है उनके साथ में, वो जेल में हैं, उनके बेल की प्रक्रिया इत्यादि इत्यादि। लेकिन अगर विषय की गंभीरता को देखा जाए तो ये विषय काफी गंभीर है कि उन्होंने, जैसा कि आरोप लगाए गए हैं, उन्होंने एक फेक वीडियो बना करके जहाँ पे वर्ग का उन्माद दिखाया गया कि बिहारियों के साथ में तमिलनाडु के लोग बुरा बर्ताव कर रहे हैं, उनकी मारपीट हो रही है इत्यादि इत्यादि। तो ये एक तरह से नेशनल इंटीग्रिटी को डिस्टर्ब करने की योजना दिखाई देती है। भले वो समझ पाए हो नहीं समझ पाए हो ये बात अलग है, ये तो उनके कंडक्ट पे, उनके पास्ट कंडक्ट पे देख करके पता चलेगा। लेकिन जो धाराएं लगाई गई हैं वो अत्यंत गंभीर हैं और ये इसी प्रकार की बात है कि उन्होंने प्रोवोक करने का प्रयास किया कि देश के अंदर में एक वर्ग का विवाद हो, बिहारियों और तमिलनाडु के लोगों के बीच का विवाद हो, दो राज्यों के बीच में वैमनस्य पैदा हो। तो ये नेशनल मामला वास्तव में है और ज़्यादातर जो धाराएं हैं लगाई गई उनके ऊपर वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की हैं, जैसे कि 153, 153A, 153B, 153। कितने साल की सजा हो सकती है अगर सजा होगी? देखिए, मैक्सिमम सजा जो जितनी सारी धाराएं लगाई हैं, जिस FIR के बारे में मुझे जानकारी है, हमने आपको बताया कि लगभग 6-7 केसेस हुए हैं उनके ऊपर में। बिहार में भी केसेस हुए हैं, तमिलनाडु में भी केसेस हुए हैं। तो सभी केसेस की जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन अधिकतम जो सजा हो सकती है, जो FIR मैंने देखी है, उसके हिसाब से 7 वर्ष तक की सजा हो सकती है। ऑफेंसेस नॉन बेलेबल है और बात तो गंभीर है। इसकी पॉलिटिसाइजेशन भी जरूर हो रही है और माननीय न्यायालय को ये देखना पड़ेगा
कि उनके ऊपर में जो समन इशू किए गए, नोटिसेज इशू की गई, वो भागते रहे, फरार रहे, और अंततः जो है उन्होंने कुर्की का जब आदेश निकला तो उन्होंने सरेंडर किया है। तो ये सभी बातें जरूर न्यायालय देखेंगी और हो सकता है कि उनको बेल मिलने में कठिनाई हो। तो बिहार पुलिस तो पूछताछ करेगी, फिर उसके बाद तमिलनाडु की एक टीम आई हुई है, क्या लगता है कि फिर ये तमिलनाडु फिर शिफ्ट किया जाएगा? ये पूरा प्रोसेस क्या होगा? आम जनता को अगर समझना होगा कि अब क्या होगा, बिहार पुलिस फिर तमिलनाडु पुलिस, फिर कैसे, कहाँ जेल में रहेंगे, कैसे, ये सब सारी चीजें अगर बताएं आप। देखिए, ऐसा है कि सारे केसेस जो हुए हैं विभिन्न राज्यों में, खास करके 2 राज्य में, बिहार में और तमिलनाडु में, तो केसेस की संख्या कितनी भी हो, यदि एक ही प्रकार के ऑफेंसेस हैं तो जब तक एक कोर्ट के आदेश से सारे केसेस क्लब नहीं हो जाते या सारे के इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल किसी एक स्थान पे नहीं आ जाता है, और यदि जांच के बिंदु अलग अलग हैं तो उनको बिहार से तमिलनाडु भी ले जाया जा सकता है। और ये कार्रवाई जो पुलिस करेगी दोनों राज्यों की, तो गलत नहीं कहा जाएगा। वास्तव में ये विषय काफी गंभीर है और इस तरह के विषयों में कड़ी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। नहीं अजय जी, ये अब बातें उठने लगी, उनके जो समर्थक है उस पर मैं जाना चाहूँगा। मैं भी देख रहा था, बातें सामने आ रही है कि आवाज़ को कुचला जा रहा है, वो गरीबों की, युवाओं की, मनीष कश्यप आवाज़ उठाता था तो उसे षड्यंत्र की तरह उसे ये सब चीज़ों में ढकेला जा रहा है। क्या ये आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, तथ्य ये है कि जो कुछ वीडियो उन्होंने बनाए थे या जिस वीडियो के आधार पर उन्होंने जो सोशल मीडिया में या यूट्यूब में ये विषय फैलाने की कोशिश की कि तमिलनाडु के लोगों ने बिहार के लोगों के साथ में दुर्व्यवहार आरंभ कर दिया है और बिहार के लोगों का वहाँ रहना दुभर हो गया है और बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, तो ये वास्तव में एक गंभीर आरोप है जरूर। और मनीष कश्यप जी यदि पूर्व में इस तरह के वीडियोज बनाते थे, सोशल इश्यूज पे बनाते थे, तो मैं उनके कार्य की क्रिटिसिज्म ऐसे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक भी काम अगर उन्होंने जानबूझ करके विथ इंटेंशंस किया तो ये क्यों नहीं कहा जाए कि पूर्व में भी उनकी ऐसी आदत रही होगी कि वो गलत सही कुछ इस तरह से बना करके सेंसिटाइज करने की, सेंसेशनल बनाने की चीज़ों को एक स्कैंडल क्रिएट करने का प्रयास करते थे। ये जो काम उन्होंने किया, इसके बारे में जिस प्रकार से आरोप लगाए जा रहे हैं, ये वास्तव में गंभीर प्रतीत होता है। और यदि आरोप सत्य है तो ऐसे आरोपों को गंभीर मानते हुए व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए। आवाज कुचलने वाली बात ये नहीं है, क्योंकि यदि उन्होंने कुछ सत्य कहा होता, कुछ सही कहा होता, ऐसी कोई वास्तव में घटना हुई होती जो उन्होंने नहीं, तो वो लोग कह रहे हैं कि कई जो अखबार है, मीडिया चैनल, वो भी खबरों को छापा, उन्होंने भी भ्रामक खबरें फैलाई, फिर उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? मनीष कश्यप के ऊपर कार्रवाई क्यों? देखिए, उन्होंने चलाया पहले कि मीडिया में पहले से उपलब्ध थी ये सामग्री, यदि वो किसी भ्रम में आ गए या किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूज के आधार पर उन्होंने यूट्यूब में ये वीडियो डाला, तो उन्हें या उनके वकीलों को ये साबित करना होगा कि वास्तव में इस वीडियो का सोर्स क्या है। और यदि उन्होंने ये वीडियो नहीं बनाया या टेम्परिंग जो आईटी एक्ट के सेक्शन 67 के हिसाब से कहा जा रहा है, तो यदि उन्होंने फेक वीडियो नहीं स्वयं बनाई और उन्होंने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया, तो उन्हें ये बताना पड़ेगा कि वास्तव में ये वीडियो उन्होंने कहाँ से लाया और उसका रियल सोर्स क्या है। अजय जी, इस तरह से कार्रवाई जारी है, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उनके मन में एक डर सा आ गया है कि शायद हमारे साथ भी अगर आवाज़ उठाते हैं या कुछ बातें सामने आती है तो हमारे साथ भी इस तरह की दुर्घटना हो सकती है। नहीं लगता कि एक डर का माहौल लोगों के बीच में है? आप इसे कैसे देखते हैं और कैसे समझते हैं? देखिए, मीडिया के लोग, खास करके मैं आपके एग्जाम्पल्स में भी कहूँगा या किसी भी मीडिया पर्सन के मामले में, आप लोग जो आमतौर पे न्यूज़ चलाते हैं उसके 2 सोर्सेज होते हैं। पहला तो किसी का सुनाया खबर आप सुनाते हैं, या कोई वीडियो कोई आपको देता है या कोई फोटोग्राफ देता है
और सूचना देता है, तो उसकी सूचना की सत्यता की जांच करते हुए आप लोग ऐसे न्यूज़ चलाते हैं। अनेकों बार गलतियां हो सकती हैं। यदि कोई इंटरेस्टेड पर्सन कोई फेक न्यूज़ बना करके आपको देगा, तो क्या बगैर उस न्यूज़ को वेरीफाई किए हुए, बगैर संबंधित व्यक्ति का पक्ष जाने हुए यदि आप ऐसा न्यूज़ चलाते हैं, तो ये वास्तव में बड़ी गलती है। यदि जिस व्यक्ति के व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, यदि वो व्यक्ति सामने आए और आपके ऊपर काउंटर आरोप लगाना शुरू करे और न्यायालय चला जाए, तो समस्या बड़ी हो सकती है। तो कायदा ही यही है कि कोई भी न्यूज़ जब आपको मिलता है तो उसकी क्रॉस वेरिफिकेशन आप करते हैं। क्रॉस वेरिफिकेशन के उपरांत जो प्लेस ऑफ अकरेंस है या जहाँ घटना घटी हुई है वहाँ जाते हैं, वहाँ के लोगों से जानकारी लेते हैं, तभी ऐसी न्यूज़ को आमतौर पे आप लोग चलाते हैं। मनीष कश्यप जी को भी ऐसा ही करना चाहिए था। यदि वे संबंधित प्लेस पे नहीं जा सकते थे, तो भी उनको इस न्यूज़ की सत्यता की जांच। आपको लगता है कि पॉलिटिकल कुछ ऐसा सिनेरियो बना है शायद? देखिए, जरूर वास्तव में पॉलिटिक्स की बात करें तो तिल का ताड़ अगर वास्तव में बन रहा है, मैंने सबसे पहले कहा कि इस तरह के आरोप गंभीर माने जाने चाहिए, लेकिन इस बात को आउट ऑफ प्रोपोर्शन जो बिहार सरकार ने बनाया है अभी, और आउट ऑफ प्रोपोर्शन कहीं और लोग बना रहे हैं, इसके पीछे एक राजनीतिक मंशा भी जरूर दिखाई देती है। नीतीश कुमार जी परेशानी में हैं। नीतीश कुमार जी को जो जनाधार मिला था पिछले चुनाव में, वो भी स्पष्ट है कि उनका जनाधार घट रहा है। वर्तमान में वे आरजेडी के सहयोग से शासन में हैं और उनको भी पता है कि जदयू के अन्य नेता जो हैं वो उनसे असंतुष्ट होकर के वो किसी अन्य पार्टी या पार्टियों की तरफ मुखर हो रहे हैं, मिल रहे हैं या उनके नज़दीक जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में बिहार के लोगों को ये जताने के लिए कि वे बड़े बिहारियों के हितैषी हैं और बिहारी जो राज्य के बाहर कहीं काम कर रहे हैं, तो उनका हितैषी दिखाने का मंशा उनकी हो सकती है और उनके जरिए जो है वो एक जनाधार खड़ी करना चाहते हैं पुनः बिहार में, ऐसा भी हो सकता है। परंतु मैं एक सवाल माननीय नीतीश कुमार जी से करना चाहता हूं कि आखिरकार बिहार के लोग बिहार में रोजगार क्यों नहीं पाते हैं? बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार या काम क्यों नहीं मिल रहा है? और इतने लंबे शासन काल के बाद उनकी उपलब्धियां जो वो आमतौर पे गिनाते रहते हैं, वो उपलब्धियां अपने जगह पर उनके हिसाब से ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन पर्याप्त बिहार के हिसाब से नहीं है। और बिहार के लोग यदि अन्य राज्यों में पलायन करते हैं, आसाम जाते हैं, चंडीगढ़ जाते हैं, पंजाब जाते हैं, तमिलनाडु जाते हैं, तो सबसे पहला विषय ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है और इतने साल के शासन के बाद ये पलायन रुका क्यों नहीं? तो यदि राजनीतिक मंशा से माननीय नीतीश कुमार जी इस तरह कुछ कर रहे हैं जिससे वो जनाधार बढ़ाना चाहते हैं बिहार में, तो बिहार के लोगों को शर्तिया ये पूछना चाहिए कि आखिरकार बिहार में परिस्थितियां ऐसी क्यों हैं अब तक कि बिहार के लोग पलायन करते हैं। ऐसा ही सवाल झारखंड के बारे में भी है। झारखंड के मजदूर, झारखंड के लोग देश के विभिन्न राज्यों में जाते हैं। झारखंड की बच्चियां आमतौर पे दिल्ली में, चंडीगढ़ में, पंजाब में दाई का काम करती हुई पाई जाती हैं। मैंने भी कई एक बार ऐसे एग्जाम्पल्स अपने फेस किए हैं जहाँ पे किसी साथी ने, मित्र ने मुझे दिल्ली में कहा कि भाई साहब यदि हो सके तो आपके यहाँ दाई बड़ा आसानी से मिल जाती है काम करने वाली, तो आप झारखंड से मुझे ज़रा व्यवस्था कराइए। तो इस तरह की मंशा आखिरकार बाहर के लोगों में क्यों है? दिल्ली के लोग ऐसा क्यों सोचने लगे? और यहाँ सरकारें अब तक क्या करती रही हैं? और वर्तमान सरकार ने पलायन को रोकने का प्रयास यदि नहीं किया है, तो कल को झारखंड के लोगों के बीच में जाकर के अगर ये कहते हैं कि ये झारखंड के वैसे पलायन कर गए मजदूरों का हित चाहते हैं जो तमिलनाडु में रहते हैं, बिहार में रहते हैं या असम में रहते हैं,
तो ये तो बेईमानी होगा, ये तो अच्छी बात नहीं होगी। एक आखिरी सवाल हम ले लेते हैं। अब मनीष कश्यप के पास कौन कौन से ऑप्शन अब बचे हुए हैं, अब क्या चल रहा होगा और आगे क्या प्रोसीड हो सकता है? देखिए, मनीष कश्यप जी को सबसे पहले तो अगर उनकी मंशा स्पष्ट थी, क्लियर थी और उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, किसी कॉपी कट पेस्ट के जरिए उन्होंने किसी और न्यूज़ को जो है सर्कुलेट किया, तो उनको कोर्ट को कोऑपरेट करना चाहिए था। ही कैन नॉट बिहेव लाइक ए पर्सन हु हैज गॉट पॉलिटिकल बैकिंग और कोई बहुत बड़ा सोशल वर्कर वो नहीं बन गए हैं कि इस तरह से वो कंडक्ट करते। कोर्ट को उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया और मजबूर होकर के कोर्ट को वारंट इशू करना पड़ा, बाद में कुर्की जब्ती का आदेश निर्गत करना पड़ा। तो दूसरे मैटर था, कंडक्ट कुर्की जब्ती का दूसरा मैटर था वो। देखिए, वॉट एवर इन मामलों में भी देखिए, किसी अन्य मामले में वे फरार चल रहे थे, किसी अन्य मामले में भी वो कोर्ट को कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, और यदि कोर्ट को कोऑपरेट नहीं कर रहे थे तो ये सभी केसेस जो हुए हैं उनके ऊपर में, इन केसेस में भी उनके किसी भी और केस का कंडक्ट, भले उस आरोप के आधार पे यहाँ वो आरोपित नहीं होंगे, लेकिन आमतौर पे न्यायालय जरूर देखेगी कि वे कोर्ट के प्रति कितना कोऑपरेटिव है। ये मामला गंभीर है उनके ऊपर में, और यदि वो चाहें तो सारे केसेस को किसी एक राज्य में क्लब कराने की गुहार लगा सकते हैं। वो सारे केसेस एक प्रकार के यदि हैं, एक ही आरोप के ऊपर आधारित है, तो वो क्लब हो सकते हैं और उनकी राह जो है निकलने की, मुक्त होने की आसान हो सकती है। वरना उनको चूंकि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस है, मजिस्ट्रेट के यहाँ से बेल मिलने की संभावना नहीं है, और सेशंस में जो वो मूव करेंगे एप्लीकेशन, तब बेल मिलेगी। इसलिए संपूर्ण प्रक्रिया जो है उसमें थोड़ा बहुत जरूर विलंब होगा, परंतु ये लेसन अगर ले मनीष कश्यप जी भविष्य के लिए कि कोई भी न्यूज को तभी चलाएं जब वेरीफाई कर लिया जाए, तो उनके लिए ही नहीं, ये एक बड़ा एग्जाम्पल होगा पूरे देश के लिए, राज्य के लिए। ठीक है, मामला गंभीर है और इसमें बिहार पुलिस के साथ तमिलनाडु पुलिस भी काम कर रही है। अब सारी चीज़ें अब समय के ऊपर है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ देखने को मिलता है। तो बने रहे लोकमंच के साथ, देखते रहे लोकमंच लाइव, और अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को फॉलो कर ले। सहयोगी अनु के साथ अभिनव कुमार, लोकमंच लाइव रांची।